ओके। अब हम बात करेंगे कि बड़ों को सिखाने और जो सीखने के तरीके होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और ये सब अ, उस पर आधारित है कि इस क्षेत्र में जो भी रिसर्च की गई है, जिन भी लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने कुछ मुख्य चीजें इसमें ढूंढ के निकाली हैं, और वही हम आपसे अभी साझा करना चाहते हैं कि अ, तो ये जो पहली स्लाइड है इससे संबंधित, इसमें ये बताया गया है कि जब बड़े सीखते हैं तो उनकी सीखने की क्या क्या शैलियां होती है, वो किस तरह से सीखते हैं, किस किस तरह के लोग। सब लोग अलग होते हैं, सबका सोचने समझने का, काम करने का तरीका अलग होता है। तो वे अपने हिसाब से इस जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उसी प्रकार से सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये चार चीजें बताई गई हैं कि एक तो होते हैं एक्टिविस्ट, यानी कि सक्रियतावादी। उनको सब कुछ सक्रिय रूप से करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। जैसे कि पाक कला हो गई या और कोई कला हो गई, तो उसमें हमें खुद से कुछ करके देखना है, या और भी कोई चीज हो सकती है जो जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको करके देखने में, और जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करना, उसको प्रयोग में लाना, उसमें उनको ज्यादा रुचि होती है। तो इस तरह के जो लर्नर्स, यानी कि इस तरह के जो सीखने वाले होते हैं, उनको हम एक्टिविस्ट यानी कि सक्रियतावादी कह सकते हैं। अब दूसरे होते हैं चिंतन करने वाले, रिफ्लेक्टर्स, जिनको आ, हो सकता है कि ये वे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सामग्री पढ़ने में और उसके बारे में फिर विचार करने में, उसे अपने तरीके से देखने में, उसमें ज्यादा रुचि आती है, तो हम उन्हें चिंतन करने वाले कह सकते हैं। फिर एक तीसरे प्रकार के लर्नर पढ़ने का तरीका हो सकता है सिद्धांतवादी, थियरिस्ट, यानी कि जो इतने सालों से जो रिसर्च चल रही है, जिससे हमें थियरीज पता चली हैं कि भाई ये इस तरह से होता है। जैसे कि फिजिक्स या किसी चीज में थियरीज होती है ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी या जो भी है, उनको उन सब बातों में ज्यादा रुचि होती है। उनके हिसाब से आ, वो ज्यादा सही होता है कि जो एक चीज का एक निश्चित तरीका है और उसे इस तरह से किया जाना चाहिए, तो उन उस शैली को हम सिद्धांतवादी शैली कह सकते हैं। और जो चौथी है वह है प्रैग्मेटिस्ट, व्यवहारवादी, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तरह से। तो जो प्रैक्टिकल होंगे वे संदर्भ के हिसाब से काम करेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे है तो चलिए इसमें ऐसे कर लेते हैं, अच्छा इस चीज में अगर ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है तो इसे इस तरह से कर लिया जाए। तो वे कुछ हद तक कह सकते हैं कि इस प्रकार की शैली में ज्यादा लचीलापन हो सकता है कि भाई किसी एक ही ढर्रे में ना रह के संदर्भ के हिसाब से खुद को देखना कि भाई विषय क्या है, किस तरह से है, तो उसमें उसी तरह से काम करना। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि अम, अभी जो पहले हमने बात की वो इस बारे में थी कि जब बड़े कुछ सीखते हैं तो उनकी सीखने की क्या शैली होती है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थियरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, यानी सक्रियतावादी, चिंतन करना, सिद्धांतवादी होना या व्यवहारवादी होना, ये उनके लिए है जो सीख रहे हैं कुछ, ठीक है। पर अब हम उनकी बात कर रहे हैं, उन बड़ों की बात कर रहे हैं जो फैसिलिटेट करने वाले हैं, जो अ, दूसरे लोगों को सिखाने वाले हैं। तो वो जिनको सिखा रहे हैं वो भी बड़े ही हैं, जो सिखाने वाला है वो भी एडल्ट है, जो सीखने वाला है वो भी एडल्ट है। तो अब ये सिखाने वालों की बात हो रही है। इनमें भी चार प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक हो गया अथॉरिटी, अधिकार जताने वाले, जो जो बहुत स्पष्ट रूप से समझना है तो एक जो नॉर्मल स्कूल सेटिंग होती है उसमें जो टीचर होते हैं वो अथॉरिटी, अधिकार जताने वाले होते हैं, क्योंकि बाल शिक्षा पद्धति का वही महत्वपूर्ण है फीचर कि उसमें अथॉरिटी होती है टीचर के पास। दूसरे हैं मोटिवेटर, प्रेरित करने वाले। तो उनका ये तरीका होता है कि वे
इस तरह से बताएं लोगों को, जिससे उन्हें और हौसला मिले और प्रोत्साहन मिले, ताकि वो खुद से सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित और वो स्वनिर्देशित तो होंगे ही, पर वो और स्वनिर्देशित हो सके। तीसरी बात हो गई सुगमता लाने वाले फैसिलिटेटर, यानी कि क्योंकि जो हमारे एडल्ट्स हैं वो कुछ नया सीखने वाले हैं, वे ऑलरेडी ज्ञानी हैं, उनको ऑलरेडी चीजें पता है, पर अब वो कुछ नया, कुछ अलग सीखने वाले हैं, या फिर उसी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से सीखने वाले हैं। तो इसमें फैसिलिटेटर की एक भूमिका होती है कि वे उसी विषय को सरल और आसान तरीकों से समझाते हैं, ताकि सामने वाले एडल्ट को वो समझ आ जाए और वे उस काम को करने में सक्षम और सशक्त हो जाएं। तो हमारा जो पूरा उद्देश्य है इस वर्कशॉप का, वह मुख्य रूप से इसी बारे में है कि हमें एक फैसिलिटेटर बनना है, ताकि हमें जो पता है उसी चीज को हम दूसरे टीचर्स को सरलता और सुगमता से बताएं, ताकि दूसरे टीचर्स भी उसी लेवल पे आ जाएं जिस लेवल पे आज हम हैं। ये हमारा काम है एज अ फैसिलिटेटर। चौथा है कार्यभार सौंपने वाले या नियुक्त करने वाले डेलीगेटर, जो हाई अथॉरिटीज में होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं या अन्य लोग हैं। उनका यही काम होता है ना, वो सबको काम सौंपते हैं, नियुक्त करते हैं कि भाई ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको करनी है। उन्हें तो ये वह व्यक्ति है जिसको सब कुछ पता है कि यह काम क्या है, ये कैसे होता है, और उसे यह भी पता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करने के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे लोग डेलीगेटर्स होते हैं। वे अच्छे तरह से समझते हैं कि काम को किस तरह से और किसे सौंपा जाना चाहिए। तो ये उन लोगों की बात हो गई जो बड़ों को पढ़ाते हैं। ठीक है, कैन वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो सीखने की शैलियां हैं, 4 शैलियां हमने उनके बारे में बात की थी, और जो सिखाने की शैलियां हैं, 4 अलग शैलियां उनमें हमने बात की थी। उनके बीच में जब जब उन दोनों का संगम होता है, तो उस तालमेल में क्या संतुलन या असंतुलन आ सकता है, ये हमें क्यों जानना जरूरी है? ये हमें इसलिए जानना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि जब असंतुलन आता है तो संतुलन लाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगी और आप सब लोगों से अब जानना चाहूंगी कि अब तक जिस बारे में हमने चर्चा की है, क्या आप सबको वो पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए हैं? कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, या कोई ऐसी चीज है जिस बारे में आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? सर प्लीज आप सब एक एक करके बताएं मुझे। किससे स्टार्ट करें हम? महेंद्र सर, आपका माइक चल रहा है। जी मैडम। हाँ जी सर, बताएं। जी मैडम, अभी जो सीखने के लिए 4 शैलियाँ जो आपने बताई हैं, सक्रियतावादी, चिंतन करने वाले, सिद्धांतवादी और व्यवहारवादी। समझ में तो आ गया है मैडम? और थोड़ा-सा और इसको अगर और डिटेल अगर बता दें तो और बेहतर होगा। ओके, सर तो मैं आपसे ही एक सवाल पूछूंगी कि अभी आप ईआई के साथ जुड़े हैं, ठीक है, आप ये सब जी, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, जी, प्रश्न कैसे बनाना है ये सब, तो उन सब जी। में आपको क्या लगता है कि आपकी आपकी क्या शैली है, आपकी खुद की क्या शैली है? आप किस तरह से, जब आप ये कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो आपको कहाँ से शुरू करना अच्छा लगता है? आप किस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं? जिस विषय पर हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है, उसके पहले हम चिंतन करते हैं मैडम। और राइट। चिंतन के पश्चात फिर उस पर उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं, उस हिसाब से उसके ऑप्शनों पर विचार करते हैं कि कौन-सा ऑप्शन सटीक होगा, सही होगा।
जो ये बच्चों के लिए समझ के स्तर पर जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसे विचार करने के बाद ही प्रश्न पत्र निर्माण किया जाए। यस, यस। जी, जी। तो जी, बहुत अच्छे से बताया आपने कि जब हम शुरू करते हैं तब हम चिंतन कर रहे होते हैं, है ना? जी, और जी, जी, जब जी। हम उस काम को आगे करने लगते हैं तो हम थोड़े व्यवहारवादी हो जाते हैं, थोड़े से सक्रियतावादी भी हो जाते हैं, राइट? पर जब जी, हम शुरू कर रहे हैं तब हमें चिंतन और सिद्धांतवादी दोनों होना होता है, क्योंकि अ, अच्छा प्रश्न क्या है? अच्छे प्रश्न के क्या गुण हैं? तो कहीं देखा जाए तो ये सब सिद्धांतवादी शैली हो गई ना। जी, थियरी समझना, उसका सिद्धांत समझना कि ये क्या है? ये इस चीज़ की क्या विशेषताएँ हैं? और उसके बाद उस पे चिंतन करना कि जी, उस पे रिफ्लेक्ट करना कि अच्छा जी, जी। मुझे इससे ये समझ में आया और फिर उसे कार्य में लेना। कार्य में ठीक है? परिणित करना। जी, यस, यस। तो हम यही बात कर रहे थे सर। हम बिल्कुल अ, बिल्कुल हमने भी इसी बारे में बात की कि सीखने की ये शैलियाँ होती हैं। तो अब आप देखिए जिस तरह से आपने आपने जो अभी तक सीखा है, आपने जिसका उदाहरण दिया, अब आप आप खुद को उस शिक्षक के स्थान पर रख के देखिए जिसने अभी ये सब सीखना शुरू नहीं किया है, राइट? है जी, ना? जी, जी, अब आप देखिए कि वो शिक्षक कहाँ से शुरू करेंगे? वो शिक्षक भी यहीं से शुरू करेंगे। उनको थोड़ा-सा सिद्धांतवादी और चिंतन करने वाली शैली में जाना पड़ेगा पहले, है ना? जी, पहले वो समझेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं, अच्छे प्रश्न क्या होते हैं इत्यादि। फिर वो उस पे चिंतन करेंगे और फिर वो उसमें सक्रिय हो पाएँगे। तो अब आपको लग रहा है कि इसको यह देखने से आपको समझ में आ रहा है कि जब आप टीचर्स को फैसिलिटेट करेंगे तो आपको इससे मदद मिलेगी कि हाँ, अभी वे लोग इस स्टेज में हैं, इस चरण में हैं और हमें उन्हें इस चरण में ले जाना है। आया समझ जी, में सर आपको? जी, जी, बिल्कुल मैडम जी। यस। जी, यही सर हम यही बताना चाह रहे हैं। कई जी, लोग क्या होता है कि स्वतः ही अम, सक्रियतावादी होते हैं या व्यवहारवादी होते हैं, राइट? जी, उन्हें उसमें ज़्यादा वो उस तरह के लोग होते हैं। तो उनके लिए उनकी सीखने की शैली के अनुसार हमें हमारी सिखाने की शैली को ढालना पड़ सकता है। यही बात हम बताने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, ठीक जी, है? जी, जी, तो अभी जो हम संतुलन असंतुलन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा कि अ, जो सीखने की शैली है, उसके अनुसार हमारी सिखाने की क्या शैली होनी चाहिए ताकि उसमें संतुलन बना रहे। बहुत अच्छा आपने हमारे साथ शेयर किया महेंद्र जी, थैंक यू। और कौन सर आप बताएं, धीरज सर आप बताना चाहेंगे? धीरज सर? जी, जी मैम। हाँ जी सर, आप भी सर बताएं। महेंद्र सर और से मैं पूरी तरह सहमत हूँ मैडम। जो लोग होंगे जैसे एज ए फैसिलिटेटर, जैसे वहाँ पर सब तरह के लोग रहेंगे, उसी हिसाब से अपने को सारी चीजें मैनेज करके उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। यस, यस सर। हमें उसमें सब जब तरह के लोग रहेंगे मैम। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सब लोग अलग-अलग होते हैं, सबका सीखने का, सिखाने का, व्यवहार करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो जब आप इन 4 मुख्य चीज़ों को समझ जाएँगे और इसमें कुछ डीप में नहीं जाना है, बस आपको ऊपर-ऊपर से भी पता चलेगा तो इससे आपको फैसिलिटेशन में मदद मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि इनकी शैली ऐसी है तो मुझे इनके साथ किस तरह से काम करना चाहिए ताकि हम जो बताना चाह रहे हैं वे उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएँ, समझ जाएँ और सशक्त हो जाएँ। हम चाहते हमारा पूरा उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग है ना कि जो हमारे पास है, आज हमने आपको आपके साथ साझा किया, अब आप भी सीख रहे हैं कि अच्छे प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये एक वो जो होता है ना वो मशाल आगे बढ़ानी है, तो हमें वही काम करना है। आज हमने आपको दी, अब आपको किसी और को देना है ताकि ये सब इसमें सबको इस बात
ये स्किल सबको अच्छी तरह से आ जाए, वे सब अच्छे प्रश्न बनाना और ये सब सीख जाए, यही हमें करना है इसमें। और इसीलिए हमें उन्हें बच्चों की तरह नहीं, एडल्ट्स की तरह देखना है कि उनके सीखने के क्या तरीके होते हैं, उनकी क्या शैली है, ताकि हम उन्हें उसी के अनुसार सिखा सकें। जी मैम। ठीक है, हाँ, और कुछ आप कहना कर चाहेंगे धीरज सर? नहीं मैडम, बस वो ये बात कहनी थी। ओके, कमलदीप सर, आपका माइक चल रहा हो तो प्लीज। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, एक्सीलेंट। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, प्लीज बताएं। जी मैम, आपको भी सुन रहा था तो इसमें जैसे आपने बताया कि सीखने की जो शैलियाँ होती हैं, तो एक फैसिलिटेटर के रूप में हमको सीखने की शैलियों को समझकर शिक्षण शैलियों का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब आवश्यकता अनुसार हमको कभी अधिकार भी जताने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रेरित करने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और कुछ निर्दिष्ट काम भी उनको देना पड़ेंगे ताकि जो हम चाह रहे हैं वो उनसे हम करवा सकें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ऐसा बता दिया जो हम सारांश बता सकते थे इसका, कि आवश्यकता अनुसार आपको अपने सिखाने की शैली को उस हिसाब से देखना होगा। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से और एक सर हमारे साथ जुड़ पाए थे ना बाद में, ये जो कमलेश जी का जो नाम आ रहा है, हिमेंद्र सर है ना इसमें? हेलो जी सर, मैडम हमारा फोन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, तो हम दूर से करके उससे कर पा रहे हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ पाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप ये सब अटेंड कर पाए थे ना अभी तक हमने जिस बारे में बात की है? अभी 10 मिनट पहले जुड़े हैं। ओके ओके सर, अभी तक आपको कुछ पूछना है, कुछ बात आपको स्पष्ट नहीं हुई हो, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ दोहराऊं, फिर से समझाऊं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं नहीं मैम जी, 4 लोग हम, मतलब फैसिलिटर, मोटिवेटर और अथॉरिटी, ये सब हम पढ़ चुके, मतलब आपने बता दिया था, डेलीगेटर। ठीक है सर। तो वो जो मोटिवेटर डेलीगेटर वाला मैंने बताया था, वे उससे संबंधित है कि जो सिखाने वाला है वह कौन सी शैली का प्रयोग कर सकता है। और उसके पहले जो हमने बात की थी वो इस बारे में थी कि जो सीखने वाले लोग होते हैं वे कौन सी शैलियों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम हमारे सीखने और सिखाने की शैली का एक उचित मेल बना सकें, ताकि असंतुलन पैदा ना हो। अब वो संतुलन असंतुलन कैसे और क्यों होता है उसी पे मैं अब जाऊंगी, तो आप सबकी अनुमति हो तो हम अब आगे बढ़ेंगे इस पे, ठीक है? जी मैम, जी ओके मैम। ये लो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो जो हम असंतुलन और संतुलन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो साइड डायग्राम आपको जो चित्र दिख रहा है, एक्चुअली ये हिंदी में नहीं है, पर मैं आपको समझाऊंगी इस बारे में। जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, T1 T2 T3 T4 आपको दिख रहा है ना, ये है अथॉरिटी, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, ये सब उनसे संबंधित है जो सिखाने वाले हैं, ठीक है? तो पहला है अथॉरिटी यानी अधिकार जताना, दूसरा है मोटिवेटर यानी कि हम सबसे नीचे हैं अभी आकृति में, जो सबसे नीचे के 4 पीले खंड हैं, मैं उन्हें लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हूँ। पहला है अधिकार जताना, अथॉरिटी, दूसरा है प्रेरित करना, मोटिवेटर, तीसरा है फैसिलिटेटर यानी सुगम बनाना, और चौथा है डेलीगेटर यानी कि कार्य सौंपना या नियुक्त करना, ठीक है? अब हम इसके जस्ट ऊपर जहां पे S1 लिखा है, डिपेंडेंट लर्नर यानी कि सीखने वाला वह व्यक्ति जो अभी डिपेंडेंट है, यानी कि आप पर अभी निर्भर है, अभी वह पूरी तरह से स्वनिर्देशित नहीं है या फिर स्वतंत्र नहीं है, अभी वह समझने की कोशिश ही कर रहा है या कर रही है। तो अब आप देखिए, जो डिपेंडेंट लर्नर है, जो निर्भर है अभी आप पर, उसके लिए आपको कौन सी शैली चाहिए? अथॉरिटी, अधिकार जताना। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा नियंत्रण आपके पास है,
आप उसे अच्छे से बता पाएंगे कि कब, क्या, कैसे, क्यों, इन सब बातों को आप अच्छे से उसे समझा पाएंगे। ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अथॉरिटी यानी T1 और S1 यानी डिपेंडेंट लर्नर, निर्भर सीखने वाला और अधिकार जताने वाले के दोनों खांचे जहां मिलते हैं वहां पे एकदम ग्रीन बताया गया है। यानी कि अगर सीखने वाला निर्भर व्यक्ति है, अभी स्वतंत्र नहीं है, तो सिखाने वाले को अधिकार जताना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान का हस्तांतरण ठीक से हो पाएगा। ठीक है। और अगर जो सीखने वाला है वह भी आप पर निर्भर है, तो उसके साथ क्या आप डेलीगेटर बन सकते हैं? यानी कि क्या आप उसे कार्यभार सौंप सकते हैं? सौंप सकते हैं क्या आप उसे कार्यभार? कोई जवाब देंगे प्लीज? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं नहीं, मैडम। रेड बता रहा बिल्कुल है। नहीं, इसीलिए वो रेड बता रहा है। अब आपको समझ में आने लगा कि किस तरह से सीखने की शैली और सिखाने की शैली में संतुलन और असंतुलन होता है, मैच और मिसमैच होता है। जी मैम। ठीक है। इसीलिए हमने इन दो शैलियों की बात की थी। तो जब जब सीखने वाला आप पे निर्भर है तो आपको थोड़ा सा अधिकार जताना पड़ेगा। आप डेलीगेट नहीं करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी उसने सीखा ही नहीं है ना। तो इसमें डिपेंडेंट लर्नर के लिए सबसे ज्यादा अ, अच्छी शैली होगी अधिकार जताना। ठीक है। हाँ, हेमेंद्र सर जी आ गए। ठीक है। हाँ, हेमेंद्र जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। जी। हाँ जी, कहाँ से? आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत जी। नहीं। हाँ जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इंटरेस्टेड लर्नर यानी कि जो जो सीखने वाला व्यक्ति अब रुचि ले रहा है, उसको बातें समझ में आने लगी हैं, उसको ज्यादा चीजें समझ में आने लगी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा संतुलन बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे? मोटिवेटर यानी आप प्रेरित करने वाला काम करना है अब आपको। क्यों? क्योंकि अब वह लर्नर थोड़ा सा, अब वो जो सीख रहा है व्यक्ति वह थोड़ा सा स्वतंत्र होने लग गया है, उसे समझ में आने लग गई हैं बातें। तो अब आप उसको क्या जरूरत है? उसको ज्यादा प्रेरणा, ज्यादा हौसले की जरूरत है ताकि वह और स्वनिर्देशित हो जाए। ऐसे व्यक्ति के साथ अभी भी आप डेलीगेटर यानी कि कार्यभार सौंपने वाले या फैसिलिटेटर इतना नहीं बन सकते हैं, अभी आपको उसे और प्रेरित करना है। अब हम जाते हैं थर्ड पे, इन्वॉल्व्ड लर्नर यानी कि वह व्यक्ति जो अब पूरी तरह से भाग ले रहा है, एकदम सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, वह व्यक्ति एकदम इन्वॉल्व हो गया है। तो उसके लिए अब आप बनेंगे फैसिलिटेटर। आप सिर्फ चीजों को सरल करके बताएंगे, सुगम करके बताएंगे, ताकि जिन बातों को वो शायद नहीं पूरी तरह से समझ पाया है, यहाँ उसको थोड़ी सी कहीं पे दिक्कत दिक्कत हो रही है या हिचक हो रही है, तो उन सब चीजों को और स्पष्ट कर देना। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अब पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी ले रहा है, जो उसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो गया है, उसके लिए अब आप अथॉरिटी यानी अधिकार जताने वाली शैली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अभी निर्भर नहीं है, अब वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए इसमें जो इन्वॉल्व लर्नर S3 के जो सबसे पहला वाला खंड है वह ऑरेंज यानी नारंगी में बताया गया है, क्योंकि वह अथॉरिटी यानी T1 से उसका मेल सही नहीं है, अब उसका मेल हो रहा है T3 फैसिलिटेटर से। अब हम लास्ट पर जाएंगे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। अब वो स्वनिर्देशित लर्नर है, यानी कि अब
आप सब जिस जगह पर हैं, अब आप सब सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हैं। अब आप स्वनिर्देशित हो गए हैं। आप प्रश्न बनाते हैं, आप अपने क्यू कोड्स मुझे भेजते हैं, आप रिप्लाई करते हैं कि मैम हमने कमेंट कर दिया है, आप देख लीजिए। मैं कमेंट करती हूँ तो आपके कमेंट्स वापस आते हैं कि मैम इस चीज का हमने सुधार कर दिया है, पर ये चीज तो हमें रखनी है, ये नहीं रखनी है। आप सब लोग अब स्वनिर्देशित स्तर पे आ गए हैं, इसीलिए हम आपके साथ अब क्या कर रहे हैं, अब हम T4 में आ गए हैं, अब हम डेलीगेटर बन गए हैं। अब हम आपको कार्यभार सौंप रहे हैं। आज की ये जो कार्यशाला है, इसमें आप S4 यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हैं। आप सब स्व निर्देशित लर्नर्स हैं, और यहाँ पे मैं बस एक डेलीगेटर हूँ। मैं आपको ये सब समझा के अब कार्यभार आपको सौंप रही हूँ कि जिस तरह से हम आपको सेल्फ डायरेक्टेड के स्तर पर ले आए हैं, आपको भी अन्य शिक्षकों का साथ देकर, हौसला बढ़ाकर, उनको ये सब सिखाकर स्वनिर्देशित स्तर पर लाना है। क्या अब आपको ये सब स्पष्ट हुआ अच्छी तरह से? सर अब आप सब बताएं एक एक करके मुझे। चलिए। हाँ, वेरी गुड कमलदीप जी, टेल मी। यस मैम। अब आपको समझ में आ गया कि हमने सीखने की शैली, सिखाने की शैली और किस जी तरह बिल्कुल। से हमें आगे ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन 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 का ग्राफ दिख रहा है जिसमें मैच 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 लिखा है, जो सबसे ज्यादा हरे रंग का है, वो ग्राफ इस तरह से जा रहा है ना। इसी तरह से आप सब यहाँ पहुंचे हैं। अब आप सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। अब आप आपको अन्य शिक्षकों के लिए यही ग्राफ बनाना है। आप सब सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं। हाँ, अब आप अथॉरिटी, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर और डेलीगेटर का काम करने जा रहे हैं आगे। ठीक है कमलदीप जी? यस मैम। ओके, कोई आपको कुछ संशय हो, यहाँ पे आपको कुछ बात साझा करनी हो? क्या आप देख पा रहे हैं खुद को इस ग्राफ में? किस तरह से आप, मतलब आप खुद को देख पा रहे हैं इस ग्राफ में अब? यस मैम, जैसे स्टार्टिंग किया था तो हमारे साथ भी यही हुआ था कि यस। शुरुआत में काफी अधिकार के हिसाब से और इस तरह से बात होती थी, मोटिवेट भी किया गया। यस। तो धीरे धीरे हम सक्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं मैम। यस। तो ये यस। समझ में आ गया मैम हमको। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। यस धीरज सर। जी मैडम, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा वो हमको सिखाया, और अब थोड़े बहुत हम उस लायक हो गए कि हम भी किसी को कुछ मतलब बता सकते हैं। पहले तो हम कई बार प्रश्न बनाते थे, उसमें गड़बड़ हो जाती थी। धीरज अब सर थोड़ा मैं आपसे सीख यहाँ गए पर हैं। धीरज सर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि ये जो स्लाइड देखी है आपने, जो जी चित्र आपने देखा है, उसमें कहाँ कहाँ मिसमैच हुआ है और क्यों हुआ है, वो बता पाएंगे आप? सर वो स्लाइड सामने आ जाएगी तो बताऊंगा। ये जो मिसमैच है ना सर, पहले वाले में मिसमैच, नियर मैच मिसमैच वाला जो हुआ है, ये डिपेंडेंट लर्नर में फैसिलिटेटर, क्योंकि जो बंदा है वो आप पर डिपेंड है अभी, तो उस पर आप एज ए अथॉरिटी काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप पर डिपेंड है अभी वो। तो आपको अधिकार पूर्वक उसे बता सकते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत में, हमको जानकारी नहीं थी, डिपेंड थे हम जानकारी के लिए, तो अधिकार पूर्वक बता सकते हो। एज ए फैसिलेटर हम उस पर यदि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डायरेक्टेड है, तो अपन उस पर अधिकार पूर्वक या एज ए अथॉरिटी अपन नहीं समझा पाएंगे। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी, हेलो। बिल्कुल। सर हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ हाँ रही है आ रही है पार्थ, सर। आपकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है। यस। ये सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैच वाला तो ठीक था, इसमें सीरियल मिसमैच कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है, कोई भी बता सकता है। अपन ने मैच मैच के बारे में तो बात कर ली, बट सीरियल हाँ जी। मिसमैच भी है इसके अंदर। तो बताने का मेरा तात्पर्य ये है यहाँ पर कि अगर आप एज ए अथॉरिटी
शैली यूज करते हैं, या मोटिवेटर शैली यूज करते हैं, या फैसिलिटेटर या डेलीगेटर शैली यूज करते हैं, तो किन लोगों पर नहीं करनी है आपको? हेलो सर। ये एज ए ऑथर, हाँ सर। यस सर, हेलो। बोलिए सर आप। हाँ सर, ये एज ए अथॉरिटी की बात करें तो जो डिपेंडेंट लर्नर है उन पर तो अपन लागू कर सकते हैं, लेकिन एज ए फैसिलिटेटर लागू नहीं कर पाएंगे। एज ए अथॉरिटी हम उन्हीं लोगों पर मतलब कर पाएंगे जो हम पर डिपेंड है। ये तो हो गई मेज की बात। सर और हमारा ये फैसिलिटेटर, कहना है कि अथॉरिटी वाला जो है वो स्वनिर्देशित, जी अगर स्वनिर्देशित व्यक्ति है कोई और अपन अथॉरिटी शैली यूज कर रहे हैं तो वहां मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि स्वनिर्देशित आदमी को हम अथॉरिटी से तो डील नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हैं सर? हाँ हाँ, उससे अपन हाँ अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते सर। जी, तो मोटिवेटर में हाँ, मिसमैच कहाँ पर हो रहा है? मोटिवेटर में मिसमैच हो रहा है सर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर में। तो स्वनिर्देशित को आप मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे, जी, वो शैली सही नहीं है मतलब। और हाँ, फैसिलिटेटर में जो सर? फैसिलिटेटर में उसको मैच कर पाएंगे स्वनिर्देशित है तो सर। और मिसमैच कहाँ पर होगा सर? मिसमैच सेल्फ डायरेक्ट इसमें होगा, इसमें मोटिवेटर में। नहीं, फैसिलिटेटर में मिसमैच कहाँ पर हो रहा है आपका? मतलब कैसे लोग मतलब अगर आप क्लास में हैं और आप जी जी फैसिलिटेटर शैली यूज कर रहे हैं, तो जी कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जहां पर जी। आप इस शैली को यूज नहीं कर सकते हैं? एक तो डिपेंडेंट लर्नर है। जी, तो जो आप पूरी तरीके से जिनके आश्रित हैं उन पे आप जी फैसिलिटेटर शैली यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते और डेलीगेटर में सर। सर? एक बार एक बार मैं अपने हिसाब से बताऊं सर, जो मैं समझाऊं। जी बताइए प्लीज। एक तो सर एक्चुअली क्या, मुझे इनकी हिंदी हिंदी है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं अपने हिसाब से बता पा रहा हूँ। तो सर जहां तक मैं समझा हूँ, जो सामने वाला जो व्यक्ति है यदि अपने ऊपर डिपेंड है तो अपन अथॉरिटी से अधिकार पूर्वक उसको समझा सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हम प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन एज ए फैसिलेटर वो अपने साथ मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि वो अभी सीख रहा है। इसके बाद यदि कोई जब अब थोड़ा बहुत सीख जाता है, उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो एज ए अथॉरिटी वो अपने साथ अच्छे से मैच करेगा, थोड़ा मैच करेगा। मोटिवेटर अच्छे से मैच कर लेगा, क्योंकि वो सीख चुका है थोड़ा, तो जो कुछ भी हम उसे बताएंगे कि यार सर आपको ऐसा करना, तो वो उसमें इंटरेस्ट उसको रहेगा। एज ए फैसिलिटेटर वो न्यू मैच करे, अच्छा ठीक ठीक मैच करेगा, लेकिन बाद में अपन सोचें कि वो मैच नहीं कर पाएगा सर। एज ए डेलीगेट आप उसे काम नहीं दे सकते सर। इसके बाद जो इन्वॉल्व लर्नर है, जो मतलब सीख चुका हो, कुछ और कर सकता है, वहां पर अधिकार पूर्वक उसको नहीं बता पाएंगे, वो काफी हद तक सीख चुका हो। एज ए मोटिवेटर वो ठीक रहेगा, और फैसिलेटर वो एकदम उपयुक्त व्यक्ति रहेगा। और सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्नर है, इस जो सीख चुका है पूरी तरीके से, उस पर अपन अथॉरिटी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज ये हम टीचर को कुछ बता रहे हैं और हम भी टीचर हैं, वो बराबर हमारे समकक्ष है, तो वहाँ अधिकार पूर्वक कुछ भी नहीं चलेगा। वहाँ हम प्रेरित भी बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। हम उसे एज ए फैसिलिटेटर कुछ बता पाएंगे, और उसको काम हम दे सकते हैं, क्योंकि वो लगभग सीख चुका है इस तरह से। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर। या प्लीज यू कैन कैरी ऑन। हाँ, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया सर आपने। पूरा जो ये चार्ट है ना, बहुत ही बढ़िया बताया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू पार्थ। हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आई थिंक ये सेम ही स्लाइड है ना इसके बाद वाली। हाँ, तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमने जो भी सीखा है उसे किस तरह से हमें लागू करना है। आइए हम चर्चा करें कि वयस्कों को
शिक्षा देने के ये सिद्धांत अभी जो हमने सब सीख लिया, जो सीखने की शैलियां हैं, सिखाने की शैलियां हैं, किसमें असंतुलन यानी कि मिसमैच सबसे ज्यादा आ सकता है, ऐसी स्थितियों से हमें बचना है। ठीक है, तो वयस्कों को शिक्षा देने के ये सिद्धांत शिक्षकों के साथ चर्चा करने में हमारी मदद कैसे करेंगे, ये सब अब आपको समझ में आ गया ना, हमने इस बारे में ही डिस्कस किया था। अब हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं को समझाने वाले सत्र को सुगम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये सब आपने जान लिया है। और अब आपको एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू यही काम अन्य शिक्षकों के साथ करना है। आपको उनके साथ ही ऐसा एक वर्कशॉप मतलब ऐसी एक कार्यशाला मॉडरेट करनी है जिसमें क्यूआरई यानी कि क्वेश्चन रेटिंग एक्सरसाइज आपको उनके साथ करनी है। ठीक है,